जय हिंद। वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी का हमारे दृढ़ संकल्प पर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की फ्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण और आज के इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक दिए गए हैं जिन्हें एक एक करके आपको समझना है। तो ये आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि ये 7 टॉपिक कौन कौन से, फिर इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। पहला टॉपिक है संविधान की आवश्यकता। इसमें आपको समझना है कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। दूसरा है संविधान निर्माण प्रक्रिया। इसमें आपको समझना है कि संविधान कैसे बनता है और इसे कौन व किस तरीके से बनाता है। तीसरा है संवैधानिक मूल्य। इसमें आपको लोकतांत्रिक संविधान को आकार देने वाले मुख्य मूल्य कौन कौन से हैं, इन मुख्य मूल्यों को समझना है। चौथा है संविधान में संशोधन। इसमें आपको समझना है कि क्या संविधान को बदलती परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है या नहीं, और अगर बदला जा सकता है तो किस तरीके से। पांचवा है दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण। ये हमारे आज के इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको समझना है कि दक्षिण अफ्रीका में संविधान निर्माण कैसे हुआ और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने संविधान निर्माण के इस कार्य को कैसे पूरा किया। छठा टॉपिक है भारतीय संविधान निर्माण, जो कि हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको समझना है कि भारतीय संविधान कैसे बना और किन मौलिक विचारों एवं मूल्यों पर आधारित है। ठीक है। सातवां है संविधान की उपयोगिता। इसमें आपको समझना है कि यह अर्थात संविधान नागरिकों और सरकार के लिए कैसे लाभकारी है। ठीक है। तो ये 7 टॉपिक हमारे आज के इस चैप्टर में दिए गए हैं। अब खास बात यह है कि हमारे आज के इस चैप्टर के 2 वीडियो अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2, ये 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण को कवर किया था एंड पार्ट 2 में हमने सबसे पहले टॉपिक अर्थात संविधान की हमें आवश्यकता क्यों होती है, जरूरत क्यों होती है, इस टॉपिक को कवर किया था। अब अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दोनों ही वीडियो प्रोवाइड कर दिए, साथ ही साथ प्लेलिस्ट भी दे दी है। प्लेलिस्ट में क्लास 6 से लेकर के 9 तक की अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस मौजूद हैं और आगे जैसे जैसे क्लासेस आएंगी उनको भी हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते हुए चलेंगे। ओके, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी जितने भी एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स की क्लासेस आ रही हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमारा आज का जो ये वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहला संविधान निर्माण की प्रक्रिया को और दूसरा भारतीय संविधान निर्माण को। ठीक है, ये 2 टॉपिक आज के इस चैप्टर में हमें कवर करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हमने पार्ट 1, 2 और 3 में क्या क्या कवर किया था। तो पार्ट 1 में हमने सबसे पहले परिचय को देखा और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका का जो उदाहरण दिया गया था इसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। ठीक है, यहाँ पर रंगभेद के खिलाफ किस तरह से संघर्ष चलाया गया, किस तरह की परिस्थितियां थी एंड इसके बाद नया संविधान कैसे बनाया गया, इनके देश को आजादी किस तरह से मिली, हर एक टॉपिक को हमने कवर किया था। साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान बनाया गया उसकी प्रस्तावना को भी यहां पर कवर किया था। इसके बाद हमारा पार्ट 2 यहां से स्टार्ट होता है और पार्ट 2 में हमने ये देखा था कि हमें संविधान की जरूरत क्यों होती। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि संविधान को पढ़ना समझना ये सारी चीजें अलग बात है, संविधान की जरूरत को समझना ये एक अलग टॉपिक आता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है और यहां से हमारा पार्ट 3 स्टार्ट होता है एंड हमारे आज के इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक है भारतीय संविधान निर्माण। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, साथ ही साथ हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं, टेस्ट सीरीज चाहिए है या फिर कंप्लीट एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। ऐप पर जाकर के आप नोट्स भी परचेस कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हो एंड हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स ज्वाइन करने से पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप भी ले लीजिएगा। हमारा एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स एक ऑल इन वन कोर्स है। इसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कवर कर रहे हैं। फीचर्स के आधार पर ये बेस्ट एनसीईआरटी कोर्स एवर, इससे अच्छा एनसीईआरटी का कोर्स आपको और कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इस कोर्स में हम आपको जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये 10 से 12,000 रुपए के कोर्सेज में भी और कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ खास फीचर्स भी आप जान लीजिएगा, जैसे कि इसमें हम आपको जो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम क्लास रिकॉर्ड करने से पहले चैप्टर का संपूर्ण निचोड़ निकालते हैं, थोड़ी रिसर्च करके ही पता लगाते हैं कि कौन कौन
से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं या प्रश्न बनने की संभावना है। इसके बाद पूरे चैप्टर को बेसिक्स के साथ गहराई से एक्सप्लेन किया जाता है एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर हम अलग से फोकस करते हैं, उनको हाईलाइट करके रखते हैं। फिर सभी के स्पेशल नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको हम खास तरह से हाईलाइट करते हैं, जिससे कि आप उन पर अलग से फोकस कर पाएं। फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एक डाउट ग्रुप और 1-to-1 सेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि 24 आवर एक्टिव रहता है, जिससे कि आपके डाउट्स को इंस्टेंटली क्लियर किया जा सके। फिर इस कोर्स का सबसे हाईलाइटेड फीचर मिलता है टेस्ट सीरीज। देखो, मेरा मानना है प्रैक्टिस मेक बेटर, इसलिए हमने जो टेस्ट सीरीज यहां पर आपको प्रोवाइड की है, ऐसी टेस्ट सीरीज आपको और कहीं भी मिलने वाली नहीं, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया है, हर एक चैप्टर से 50 से 100 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस को अच्छा से अच्छा किया जा सके। और यहां पर आप इस चीज को भी समझ लो कि चैप्टर से कितने और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे उन पर आपको क्विज भी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप उन पर अलग से फोकस कर पाएं। और ये सारी चीजें आपको हमारे एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स के एक पैकेज में मिल रही हैं। अगर हम फीचर्स के आधार पर देखें तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा होगा, लेकिन हमने इसका प्राइस मात्र 2,900 रुपए रखा हुआ है, जो कि हमारा कॉस्ट रिकवरिंग प्राइस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और उनका ध्यान रखते हुए हमने इस कोर्स की सभी क्लासेस को कंप्लीटली फ्री कर दिया, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा, अभी तक की आई हुई सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट हमने प्रोवाइड कर दी है, और इसी तरह से क्लास 6 से लेकर के 12 तक की सारी क्लासेस फ्री में यूट्यूब पर प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा, अगर बात करेंगे कोर्स किन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो स्पेशली हमने इसे यूपीएससी वालों के लिए बनाया। बाकी अगर आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, टीआरई, सीटेट, यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, रीट, डीट्रिपलएसबी, टीजीटी, पीजीटी, टीआरई जैसी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस कोर्स में हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि इस कोर्स को कैसे ज्वाइन किया जाए, तो सिंपली आप सबसे पहले प्ले स्टोर से हमारा दृढ़ संकल्प ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए बोलेगा, एंड रजिस्टर करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। हमने ऐप पर ओनली एनसीईआरटी के नोट्स और टेस्ट सीरीज भी अलग से प्रोवाइड करके रखा हुआ है, तो अगर आपको ओनली नोट्स या टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप पेड कोर्स पर क्लिक कीजिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर सबसे ऊपर एनसीईआरटी स्पेशल कोर्स दिया गया है, इसके बाद क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी का कोर्स एक हमने रखा हुआ है, और ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी और ओनली ज्योग्राफी के भी कोर्स दिए गए हैं। तो अगर आपको ओनली क्लास 6 से 12 तक की ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़नी है तो वो भी आप यहाँ पर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसे परचेस करने के लिए सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर कोर्स के बारे में बताया गया, इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली वो सारा कुछ जानकारी दिया गया है, एंड यहाँ पर कंटेंट क्या क्या अभी तक प्रोवाइड किया जा चुका है वो आप देख सकते हैं। इसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करके आप कोर्स को सिंपली परचेस कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो हेडिंग है भारतीय संविधान का निर्माण, एंड आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल स्टार्टिंग से, अर्थात भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जहां से शुरू होती है वहां से स्टार्ट करते हुए संविधान निर्माण के कार्य को पूरी तरह से बेसिक्स के साथ गहराई से एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि हमारा आज का ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अपने कान और आंख दोनों को हमारे आज के इस लेक्चर पर पूरी तरह से कंसंट्रेट कीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइएगा, एंड जिन जिन बिंदुओं को मैं यहां पर आपको बताता चल रहा हूं उनको जरूर नोट कर लेना, क्योंकि हमने यहां पर कुछ एडिशनल पॉइंट भी रखे हैं जिससे कि संविधान निर्माण के इस कार्य की जो प्रक्रिया है इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और अपने मुख्य टॉपिक पर फोकस करते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लोग तब गुलामी की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है यह बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच में बना, ठीक इसी तरह से भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच में बना। यहां पर 3 प्रमुख कारण दिए जा रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है। अगर आप भारत को देखोगे तो भारत का क्षेत्रफल आपको काफी बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत की विशालता पहला कारण बनता है। दूसरा कारण है विविधता। अगर भारत की विविधता को आप देखोगे तो भारत में विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां, विभिन्न प्रकार की भाषाएं, विभिन्न प्रकार के पहनावे, विभिन्न प्रकार के भोजन, आपको हर क्षेत्र में विविधता देखने को मिलेगी, और इतनी विविधता है कि इतनी विविधता अन्य किसी भी देश में आपको देखने को नहीं मिलती। अगर हम भाषा की बात करें तो भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं देखने को मिलती हैं। धर्म की बात करें तो भारत में लगभग प्रत्येक धर्म के लोग देखने को मिलेंगे। अगर लोगों की ही बात की जाए तो एक ही धर्म में आपको इतनी अधिक विविधताएं देखने को मिलेंगी कि अन्य किसी भी जगह पर इतनी विविधता नहीं
है, ठीक है। इसलिए भारत की विशालता और विविधता भारत के संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा चैलेंज था कि भाई ना तो विविधता को हम मिटा सकते हैं और ना ही भारत की विशालता को नजरअंदाज कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत के संविधान के निर्माण में जो सबसे पहली कठिनता आई है वो इसके विशालता और विविधता को लेकर के आई है, ठीक है। और दूसरी जो परेशानी है वो ये है कि भैया भारत के लोग जो हैं ये गुलामी की हैसियत से निकल करके एक नागरिक की हैसियत, एक आजाद मुल्क के नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। अब गुलाम व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता कितनी और कैसी होती है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो, ठीक है। अब चूंकि भारत देश के लोग गुलाम की हैसियत से निकल करके नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे, इसलिए भारत के लोगों को न सिर्फ संविधान के निर्माण में कठिनता आई बल्कि इस भारत को चलाने में, किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसमें भी बड़ी समस्याएं आने वाली थी। इसके अलावा एक और जो भारत के सामने प्रॉब्लम थी वो ये थी कि देश ने धर्म के आधार पर बंटवारा झेला था। और सिर्फ बंटवारा हुआ ही नहीं था, यहां पर इस बंटवारे के चलते बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या की गई थी, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो बंटवारे से बड़े पैमाने पर भारत में क्या हुआ था, हम एक तरह से कह सकते हैं कि भैया भारत में लोग एक दूसरे को मार काट रहे थे, भारत में अफरा तफरी फैली हुई थी। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए, न केवल भारत के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी जो बंटवारा था ये एक तरह से भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। सिर्फ यहां पर लोग ही नहीं मारे जा रहे थे, लोगों की संपत्तियां छीनी जा रही थी, लोगों के घर उजड़ रहे थे, बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। और इन सब चीजों को हैंडल करना, ठीक है, हमारे यहां के लोगों के लिए, जो देश की सरकार को चलाने वाले लोग थे, जो नेता थे, इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ था। और चैलेंज इसलिए भी था क्योंकि ये सारे लोग गुलामी की हैसियत से निकल करके एक नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। अभी तक इनको सरकार चलाने का, इन सभी चीजों को हैंडल करने का अनुभव नहीं था, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा, जो विभाजन हुआ था धर्म के आधार पर, कहा जा रहा है विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। अब जो विभाजन हो रहा था इससे पहले भी कई सारे दंगे प्रसाद हुए थे। किस तरह से जो मुस्लिम लीग है इसने भारत में बड़े पैमाने पर अफरा तफरी फैलाई, दंगे किए, लोगों को मारा, इसके बारे में ऑलरेडी हम आपको क्लास 8 के एनसीईआरटी में बता चुके हैं, ठीक है। अभी यहां पर आपको थोड़ा बहुत और पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो जो विभाजन हुआ था इसमें 10 लाख का जो डेटा दिया जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे, 10 लाख तो कम है, ठीक है। और सिर्फ मारे ही नहीं गए थे, बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से भारत में भी आए थे, ठीक है। एक बड़ी समस्या और भी थी कि अंग्रेजों ने देसी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। देखो हमारे सामने ना समस्याएं ही समस्याएं लाकर रख दी थी। एक तो भारत की विशालता, दूसरा विविधता, तीसरा हम गुलाम थे, गुलाम से एक आज़ाद मुल्क के नागरिक बनने जा रहे थे, फिर बंटवारा भी हमारे सामने हो रहा था, लोग मारे जा रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे, और सबसे बड़ी समस्या आ गई कि भाई जो अंग्रेज थे इन्होंने कह दिया जो हमारे यहाँ पर रियासतें पहले चल रही थी, ठीक है, जहां पर रियासत के शासक हुआ करते थे, अब उनको देश में शामिल होना था। उनको ही आजादी दे दी कि अगर आप चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या अगर आप चाहो तो अपने आप को आजाद मुल्क घोषित कर दो, ठीक है। अब भाई इनको मनाना और अपने देश में इनका विलय करवाना, ठीक है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है। तो कितनी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, दो ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, और पांचवी आपके सामने ये आ गई। तो 5 समस्याएं हो गई, ठीक है। आगे, इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। भाई किसी भी राजा को मनाना कि आप अपने देश को आजाद मुल्क ना, अपने रियासत को आजाद मुल्क ना घोषित करके हमारे देश में मिला लो, हमारे देश में अपना विलय कर लो, इसके लिए मनाना एक बहुत बड़ा कार्य था, ठीक है। ये लगभग अनिश्चय यानी कि बहुत मुश्किल कार्य था और इसको कर पाना बहुत से लोगों के लिए संभव ही नहीं था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। जितने आराम से आज हम अपने देश में घर के अंदर चारपाई पर या बेड के ऊपर बैठ करके देश के लिए बातें करते हैं, संविधान के लिए बातें करते हैं, हम गांधी जी, नेहरू जी और अन्य लोगों के लिए बातें करते हैं, इतना आसान जब संविधान बनाया जा रहा था तब था नहीं, ठीक है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की चिंता थी। इन चिंताओं को देखते हुए, देश के भविष्य को देखते हुए अब ये संविधान कैसे बना, ठीक है, इसका आरंभ कहां से होता है संविधान निर्माण का, इस प्रक्रिया
को अब यहां पर समझो। तो अभी तो हमने यहां पर सिर्फ चैलेंजेस की बात की कि हमारे सामने चैलेंज कौन कौन से थे। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये रियासतों का विलय करना था कि भाई इनका विलय कैसे किया जाए। जब तक ये कंफर्म नहीं होता कि कौन कौन सी रियासत हमारे देश में मिल रही है, तब तक हम संविधान को अच्छी तरह से लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रियासतों में अगर आप देखोगे तो अलग अलग प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि राजस्थान में जाओगे तो वहां पर अलग तरह का कल्चर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आओगे तो अलग तरह का कल्चर है, आप दक्षिण भारत में जाओगे तो अलग तरह का कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन रियासतों का विलय होना यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक बहुत बड़ा कार्य था। ठीक है, अब हमारी हेडिंग है संविधान निर्माण का रास्ता। स्टार्टिंग कहां से होती है और संविधान का निर्माण कैसे होता है, इसको यहां पर समझो। कहा जा रहा है सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब हमारे सामने केवल चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे, हमारे सामने कुछ एक दो सहूलियत भी थी, कुछ लाभ भी थे। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाकर समझिएगा। कहा जा रहा है कि भैया दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह हमने देखा कि संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी थी कि भैया यहां पर किस तरह से शासक बनाया जाएगा। ठीक है, कहां पर किस तरह के नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, जब देश आजाद हो रहा था दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, उसी समय संविधान बनाया जा रहा था और उसी समय सारी चीजों को निर्धारित किया जा रहा था। तो इनके सामने ना एक साथ सारी की सारी मुसीबतें आई थी दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, लेकिन ऐसा भारत के साथ में नहीं था, क्योंकि भारत में आजादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अन्य अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारे देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ठीक है, उसी समय हमारे देश के विभिन्न नेताओं ने यह निर्धारित कर लिया था कि आजादी के बाद भारत कैसा होगा। लोगों ने अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं लगाकर रखी हुई थी कि भाई हमारा जब देश आजाद हो जाएगा तो इस तरह के नियम होंगे, इस तरह के कानून होंगे और इस तरह की सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, तो हमारे सामने ये एक सहूलियत थी कि हमने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि आजादी के बाद इस तरह की चीजें होंगी। तो बाकी जब प्रॉब्लम हमारे सामने आई तो उन प्रॉब्लम्स को देखने और समझने का समय हमारे पास था, बजाय इसके कि हम अब किस तरह से भारत को रूल किया जाएगा, कैसे नियम होंगे, इसके ऊपर ध्यान देते। ठीक है, इसको थोड़ा और गहराई समझिएगा। पहले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था। हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे वो केवल और केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। याद रखना, हमने आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में बताया कि जिस समय हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी समय हमारे देश में जातिवाद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी जा रही थी, मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चल रहा था। विभिन्न प्रकार के आंदोलन, विभिन्न प्रकार के सुधारक लोग जो थे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो जब ये हमारे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, ये केवल और केवल विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहे थे, बल्कि भारत में जो व्याप्त बुराइयां थीं उनको भी खत्म करने का प्रयास कर रहे थे और उनका सॉल्यूशन ढूंढ करके बैठे हुए थे। यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का, वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। ठीक है, क्या है, जब आंदोलन ये चल रहा था तो इसमें क्या है कि न केवल देश की आजादी के लिए कार्य किया जा रहा था, बल्कि हमारे पूरे देश में रहने वाले सभी लोगों, देश के समाज को फिर से जगाने का आंदोलन था। ठीक है, लोगों को जागरूक किया जा रहा था कि भाई किस तरह से देश के लिए खड़े होना है, किस तरह से अपनों के लिए खड़े होना है, किस तरह से एकता के साथ रहना है, विविधता के साथ रहना है। सिर्फ इतना ही नहीं, साथ ही साथ अपने समाज और राजनीति को बदलने, जिस तरह से हमारे देश में पहले जाति प्रथा चल रही थी, छुआछूत चल रहा था, महिलाओं को सम्मान नहीं मिला था, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, तो इन सबको दूर करके समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का भी आंदोलन चल रहा था। चाहे भीमराव अंबेडकर हो या फिर और भी सारे नेताएं, बहुत सारे नेता विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने में लगे हुए थे। ठीक है, आगे आजादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आजादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। बहुत सारे लोग जो थे अपनी अपनी बातें रखते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत में कोई केवल एक ही विद्वान हुआ है। अगर आप दक्षिण अफ्रीका हो गया या अन्य किसी देश में जाकर के देखोगे तो वहां पर आपको बहुत सारे विद्वान देखने को नहीं मिलेंगे। हर देश में 1 2 3 4 ही आपको विद्वान देखने को मिलेंगे, लेकिन भारत में आपको हर कदम पर विद्वान देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमने कुछ जानकारियां रखी हैं, मैं
एक बार आपको दिखा देता हूं। भारत के अगर विद्वान लोगों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं गांधी जी, फिर आते हैं आपके ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, इसके अलावा नेहरू जी हो गए। इनके अलावा अगर हम और लोगों की बात करें जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए, सरोजनी नायडू हो गए, अबुल कलाम आजाद हो गए, टी कृष्णमाचारी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, जयपाल सिंह हो गए, एच सी मुखर्जी हो गए, इसके अलावा जी दुर्गाबाई देशमुख हो गए, बलदेव सिंह हो गए, ठीक है, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जी हो गए, श्याम प्रसाद मुखर्जी हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इसके अलावा सोमनाथ लाहिड़ी हो गए। तो बहुत सारे विद्वान थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भारत में केवल एक ही विद्वान था, और हर विद्वान अपने अपने मत तैयार करके बैठा था कि भाई आजादी के बाद हमारा देश इस तरह से चलेगा या इस तरह की परिस्थितियां होनी चाहिए, ठीक है। अब जब देश को आजादी मिल रही थी उस समय क्या था, सभी आजादी के संघर्ष के दौरान ही तीखे मतभेद थे, ठीक है। कोई कहता था कि भाई राजतंत्र पर आधारित होना चाहिए, कोई कहता था कि लोकतंत्र होना चाहिए, कोई कहता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए, तो कोई कह रहा है कि भाई केवल वयस्क मताधिकार रखो, ठीक है। कोई कह रहा था कि भाई देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समानता की हैसियत मिलनी चाहिए, कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई छोटी जाति बड़ी जाति महिलाएं सबको समानता दे दो। कोई कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। विभिन्न मतभेद थे लोगों में, ठीक है। ऐसे कुछ मतभेद तब तक भी बने हुए थे, यानी कि आज़ादी मिलने के बाद भी ऐसे जो मतभेद थे, ठीक है, कि भाई देश का भविष्य किस तरह का होगा, इस पर लोगों के मतभेद बहुत लंबे समय तक बने रहे। पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। देखो जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जिस दिन शुरू हो गया था, तब तक कुछ लोगों के कुछ क्षेत्रों में मतभेद बने रहे थे। जैसे कि आरक्षण की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जो मतभेद लोगों के थे ये बाद में भी बने रहे और आज भी बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन देश में किस तरह से शासन होगा, ठीक है, कि राज्य को कितनी शक्तियां मिलेंगी, केंद्र को कितनी शक्तियां मिलनी चाहिए, इस पर लगभग लोगों ने अपनी राय जो है वो बना रखी थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं, याद रखना है इनका नाम, ठीक है। तो 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। याद रखना कब लिख दिया गया था, सन 1928 में, ठीक है। और आजादी कब मिली, सन 1947। तो आप जरा सोच के देखो कि भाई 28 से 47 तक विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न विद्वानों ने इस संविधान को समझा, पढ़ा, इसमें जो बातें कही गई थी उन पर तर्क वितर्क किए, ठीक है। आगे 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा रखी गई कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर यह कि भाई सन 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने एक संविधान बनाया जो कि 8 अन्य नेताओं के साथ मिलकर के बनाया था, जो कि नेता जो थे ये सारे के सारे कांग्रेस के ही थे, याद रखना, ठीक है। इसके बाद सन 1931 में, यानी कि इसके 3 साल बाद क्या होता है कि कराची में एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव, ठीक है, रखा गया और इस प्रस्ताव में रूपरेखा रखी गई कि आजाद के बाद भारत का संविधान कैसा होगा, ठीक है। इसे आई थिंक इसे नेहरू की रिपोर्ट कहा जाता है, ठीक है, नेहरू की रिपोर्ट कहा जाता है, जिसमें संविधान के बारे में कुछ बातें, संविधान एक बनाया था मोतीलाल नेहरू जी ने और इसको यहां पर रखा गया था। इन दोनों ही दस्तावेजों, एक मिनट, दो चीजें हैं। एक तो मोतीलाल नेहरू जी ने जो ये संविधान बनाया था इसे नेहरू की रिपोर्ट कहा गया था, एंड इसके अलावा कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में ये रूपरेखा, एक रूपरेखा अलग से रखी गई, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान बनाया था एंड इसके अलावा कांग्रेस के अधिवेशन में एक और रूपरेखा रखी गई कि भाई आजाद के बाद भारत का संविधान ऐसा होना चाहिए। तो हमारे पास दो सोर्स हो गए, एक मोतीलाल नेहरू की जी के द्वारा बनाया गया संविधान, ठीक है, और दूसरा ये रूपरेखा कि भाई भारत का जो संविधान है वो कैसा होना चाहिए। आगे इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, जो मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट आई थी, इन्होंने जो संविधान बनाया था इसमें इन्होंने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात नहीं की थी, इसमें इन्होंने वयस्क मताधिकार की बात की थी, ठीक है। जबकि अगर हम कांग्रेस के अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित किया गया था इसकी बात करें तो इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई थी, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली एनसीईआरटी ने आपको समझाने के लिए, ठीक है, ऐसा रख दिया है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बट आप इस बात को याद रखना, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो संविधान बनाया गया था, इनकी जो रिपोर्ट आई थी, इसे नेहरू की
रिपोर्ट भी कहा जाता है और संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, दोनों चीजें कही जाती हैं। तो इसमें इन्होंने केवल वयस्क मताधिकार की बात की थी, इसमें इन्होंने शिक्षा संपत्ति कुछ प्रावधान रखे थे कि भाई जिसके पास इतनी शिक्षा है या इतनी संपत्ति है वही इसमें वोट डाल सकता है, बाकियों को वोट डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर आगे चल करके इस बात पर सहमति भी व्यक्त हो गई थी सभी की कि भाई हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होनी चाहिए, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी जो थे ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को कम स्वीकार करते थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको पूर्ण रूप से स्वीकार किया था, ठीक है। अच्छा, दोनों में ही, ठीक है, जो ये संविधान लिखा गया और जो रूपरेखा इन दोनों में हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता कि भाई सभी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सभी को समानता मिलनी चाहिए, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं, ठीक है, हमारे देश में इन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान बनाने की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। अभी तक क्या है कि भाई 1931 में, ठीक है, काफी सारी बातों पर लोगों ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी कि हां, हमारा देश जब आजाद हो जाएगा तो इस तरह की परिस्थितियां रखी जाएंगी, संविधान में ये बातें रखी जाएंगी, ठीक है। अधिकतर चीजों पर लोगों ने अपनी साफ राय व्यक्त कर दी और लोग क्लियर हो गए, ठीक है। अच्छा, संविधान बना कब, बनकर तैयार कब हुआ, अब इस चीज को थोड़ा गहराई से समझना है यहां पर आपको, ठीक है। अगले बिंदु में यहां पर कहा जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। देखो, हमारे देश में क्या है कि कांग्रेस ने अपने कांग्रेस पार्टी के गठन के बाद इन्होंने क्या किया था, मैंने क्लास 8 के एनसीईआरटी में आपको बताया है, हिस्ट्री में बताया था कि कांग्रेस ने जैसे ही कांग्रेस की स्थापना हुई इसके बाद इन्होंने देश के लोगों के लिए सरकार के सामने मांगे रखना शुरू कर दिया था, जिसमें सरकार में भारतीयों को हिस्सा दिलाना हो, नौकरी में हिस्सा दिलाना हो, या फिर देश में क्या है कि प्रांतीय असेंबलियों में चुनाव कराना और उसमें भारतीय लोगों को हिस्सा दिलाना, विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने अपनी अपनी मांग रखी थी, ठीक है। अब यहां पर कहने का मतलब है कि औपनिवेशिक शासन अर्थात भारत देश के ऊपर जो गुलामी थी, ठीक है, यानी कि गुलामी वाले शासन की राजनीतिक संस्थाओं, ठीक है, यानी कि हमारे यहां पर जो प्रांतीय असेंबलियां बनी हुई थी, ठीक है, और जो चीजें थी, जो राजनीतिक संस्थाएं चल रही थी और व्यवस्थाओं, जिस तरह की व्यवस्था चल रही थी, ठीक है, अंग्रेजों ने जिस तरह की व्यवस्था लागू कर रखी थी, इसको जानने और समझने, ठीक है, कि भाई किस तरह से यहां पर अंग्रेज लोग रूल कर रहे हैं, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था इन्होंने यहां पर फैला रखी है और किस तरह की अन्य व्यवस्थाएं, इनको जानने और समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। यानी कि हमारे देश के लोगों ने अंग्रेजों का जो शासन भारत के ऊपर चल रहा था, जो गुलामी वाला शासन था, इसकी हर एक चीज को जाना और समझा, ठीक है, हर एक व्यवस्था को जाना और समझा, और उसे जानने समझने के बाद भारत में किस तरह की राजनीतिक संस्थाएं होनी चाहिए, किस तरह से भारत की राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप होना चाहिए, इसे तय करने में लोगों को समझ मिली, जानने में, और भारत के जो राजनीतिक भविष्य इसको तय करने में इससे काफी मदद मिलती है। अंग्रेजी हुकूमत के ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। हाँ, देखो क्या है, अंग्रेजों ने भारत में जब चुनाव करवाए थे, ठीक है, जब ढीली ढाली प्रांतीय असेंबली, जिसके बारे में हम ऑलरेडी आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी में बता चुके हैं, ठीक है, क्लास 8 की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कि अंग्रेजों ने जब भारत में क्या है कि चुनाव वगैरह करवाए थे, तब क्या किया था, बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था, ठीक है, कि बहुत कम लोगों को। इसके आधार पर, ठीक है, अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमजोर थी, ठीक है। अब बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया गया था, इसलिए अधिकतर लोगों ने अपना मत दे नहीं पाए, और जो असेंबलियां, प्रांतीय असेंबलियां या फिर कहें कि विधायिका का यहां पर गठन किया गया था, ये बहुत कमजोर थी, ठीक है। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता रखा है, ठीक है, कि किस तरह से चुनाव करवाए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी। जो प्रांतीय असेंबलियों का गठन किया गया था, इसमें जो चुनाव करवाए गए थे, चूंकि इसमें बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यह पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक नहीं थी, क्योंकि भाई हर व्यक्ति ने अपना मत यहां पर नहीं दिया था। पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का जो अनुभव हमारे यहां के लोगों को मिला, वो बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। कहने का अर्थ यहां पर यह है कि अंग्रेजों ने जो भारतीय लोगों को प्रांतीय असेंबलियां गठन करने का मौका दिया, जो सरकारें चलाने का मौका
मौका दिया, ठीक है। इससे भारतीय लोगों को अनुभव मिला काम करने का और विभिन्न प्रकार की राजनीति को समझने का, जो भी लूप होल थे उनको समझने का मौका मिला। और इससे जब भारत आजाद हुआ, ठीक है, तो उसके बाद भारत को रूल कर पाना भारतीयों के लिए थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि भाई एकदम अनपढ़ व्यक्ति को अगर आप, या फिर अनपढ़ थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल ही एक्सपीरियंस हीन व्यक्ति को, जिसके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई काम करने के लिए दे दोगे तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप एक इंजीनियर से कहोगे कि किसी का इलाज कर दो, वो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक मजदूर से कहोगे मशीन ठीक कर दो, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो मजदूर काफी समय से मशीन ठीक करने का काम कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत उसमें कर सकता है, ठीक है। यही यहां पर भी हुआ। जैसे कि आप देखोगे हॉस्पिटल में कई बार जो कंपाउंडर होता है वो डॉक्टर कितनी नॉलेज गेन कर लेता है एक टाइम पर, क्योंकि डॉक्टर के साथ बैठता है, हर चीज सुनता समझता, इलाज कैसे होता है, इंजेक्शन कैसे लगता है। और कई बार देखोगे कंपाउंडर ही इलाज करने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? गांव में आप झोला छाप डॉक्टर के देखते हो, ये कैसे करते हैं? ये कहते हैं मैं तो प्रैक्टिशनर हूं, प्रैक्टिस की है मैंने, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे यहां पर क्या हुआ, जो प्रांतीय असेंबलियों का गठन किया गया, इसमें भारतीय लोगों ने प्रैक्टिस कर ली सरकार चलाने की। ये सब प्रैक्टिशनर हो गए, ठीक है। और इनको पता चल गया कि जब तक हम सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं देंगे तब तक पूर्ण लोकतांत्रिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, इससे हुआ क्या? भारतीय लोगों को काम करने का अनुभव मिला, अर्थात हमारे यहाँ के सारे जो नेता थे ये प्रैक्टिशनर हो गए। ये एमबीबीएस डॉक्टर तो नहीं बने, लेकिन सब प्रैक्टिशनर हो गए, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हाँ वही का अनुभव लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था, यानी कि देश को चलाना था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्थाओं से लगभग जस के तस अपना लिया। देखो हुआ क्या, अब चूंकि भारतीय लोग अंग्रेजों की पूरी व्यवस्था को समझ चुके थे, उसके अनुसार चल चुके थे, इसलिए क्या हुआ, जब भारत देश आजाद हुआ और संविधान बनाया गया तो भारतीय संविधान में कई सारी ऐसी संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पूरी तरह से, ठीक है, जो पुरानी थी, जो अंग्रेज चलाते आ रहे थे, अंग्रेजों के टाइम पर जैसे नियम थे, बिल्कुल उसी तरह से जस का तस अपना लिया, क्योंकि इनको लोग समझ चुके थे, ठीक है, कि भाई ये हमारे देश के लाभदायक है या नहीं है, सही है या गलत है, ठीक है। जैसा कि 1935 का भारत सरकार का कानून था, ठीक है। तो 1935 में भारत सरकार का जो कानून चल रहा था, इस कानून में से कुछ चीजों को भारतीय संविधान में जस का तस रख दिया गया, ठीक है। अच्छा, कैसे क्या हुआ, इस चीज को थोड़ा और समझो। अगले बिंदु में कहा जा रहा है, आजादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने काफी लाभ पहुंचाया। आजादी के बाद भारत का स्वरूप कैसा होगा, ठीक है, इस पर बहस कब से होती आ रही थी? 1928 से। और आजाद कब हुआ? सन 1947, ठीक है। तो जब 1928 से इसके ऊपर बहसें चलती आ रही हैं, लोग चिंतन कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो इससे काफी लाभ हुआ जो हमारा भारत देश आजाद हो गया तब, कि भाई भारत का स्वरूप कैसा रहे, क्योंकि तब तक लोगों ने डिसाइड कर लिया था, ठीक है। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हुआ क्या, हमारे यहाँ के नेताओं ने बहुत अच्छी तरह से हर चीज को समझ लिया था, और समझने के बाद हमारे यहाँ के नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि भाई जो 1935 का कानून है, ठीक है, इसमें जिन जिन चीजों को रखा गया है, ठीक है, उसको अपने क्या है कि अपनी जरूरत के अनुसार अपनाया जाए, ठीक है। जिस चीज की जरूरत, जैसे कि हेलमेट का कानून है, हमारे लिए जरूरी है, अब जरूरी है इसलिए अपनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना कि भाई अंग्रेजों ने बनाया इसलिए हम अपनाएंगे या किसी अन्य व्यक्ति ने बनाया इसलिए अपनाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि आर्म्स एक्ट बनाया गया था कि भाई कोई भी भारतीय जो है हथियार वगैरह नहीं रख सकता था, हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। अब इसको वैसा ही अपना लिया गया, क्यों? क्योंकि भाई अगर हथियार रखने का अधिकार देते हैं तो अमेरिका में जैसा हो रहा है, ठीक है, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पर देखो, आज अमेरिका में हर व्यक्ति के पास हथियार हैं, वहां पर छूट है। तो अमेरिका में क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर यह एक प्रॉब्लम के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है। तो हमारे देश के नेताओं ने क्या किया कि भाई लंबे समय से चूंकि भारत के भविष्य को लेकर के चिंतन और मनन बहसें करते चले आ रहे थे, और ऊपर से क्या है कि भाई अंग्रेजों के अंतर्गत रहकर के प्रांतीय असेंबलियों में अंग्रेजों के सारे कानून समझ लिए थे, पूरी व्यवस्था को समझ लिया था, इसलिए अपनी जरूरत के अनुसार जो कानून थे, कुछ कानूनों को अपनाने में इनको हिचक नहीं हुई और मॉडिफाई करके कुछ कानूनों को जैसा का तैसा अपना लिया गया, ठीक है। आगे हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफी प्रभावित थे। देखो हमारे देश के नेता जो थे
हमारा देश का जो संविधान है, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि पूरी तरह से एकदम नया संविधान बनाया गया। कुछ चीजें फ्रांस से ली गई जो कि हमने देखा क्रांति के आदर्श हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन की संसदीय लोकतंत्र का जो कामकाज है ये यहाँ से उठाया, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, भारतीय संविधान में रख लिया। इसी तरह से अमेरिका के अधिकारों की जो सूची है इसको वहां से उठाया, थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, भारतीय संविधान में रख लिया। क्या कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से नया नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें अन्य देशों से उठा करके रखी गई हैं। अब आगे कहा जा रहा है रूस में हुई सामाजिक क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया, कि रूस में समाजवादी क्रांति, सामाजिक ने समाजवादी, ठीक है, समाजवादी क्रांति ये किस तरह से हुई, इसके बारे में आपको क्लास हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास में इसके बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। इसको काफी प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। अब जैसे रूस में समाजवादी क्रांति हुई तो इससे अनेक भारतीय लोगों को जाना, ठीक है, सॉरी, इस समाजवादी क्रांति के विषय में अनेक भारतीय लोगों ने जाना, समझा, पढ़ा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि भारत के लोग भी इससे प्रभावित हुए कि भाई हमें भी समता पर आधारित, यानी कि आर्थिक और सामाजिक समानता पर आधारित व्यवस्था बनाने की सोचना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर लोगों ने कल्पना की और ऐसा आज हम देखते भी हैं, ठीक है, कि भाई सामाजिक समानता तो हमें देखने को मिलती ही मिलती है। अब आर्थिक समानता नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि भाई इसमें मेहनत करनी होती है हर व्यक्ति को और हर व्यक्ति मेहनत करता नहीं आगे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हमारे देश के लोग जो थे, ऐसा नहीं कि भाई फ्रांस से देख लिया या ब्रिटेन से देख लिया या रूस से देख लिया और उनकी नकल कर ली, केवल नकल नहीं कर रहे थे, हर कदम पर वे ये सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीजें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। और इन सभी चीजों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। जो भी लिखने जा रहे थे संविधान में, अगर एक शब्द क्या भी लिख रहे हैं, ठीक है, क्या प्रश्न भी डाल रहे हैं, तो भाई इसके ऊपर भी प्रश्न पूछाएगा कि क्या क्या लिखने की आवश्यकता है या नहीं, ठीक है। हर एक शब्द पर खूब ढंग से बहस हुई, सवाल पूछे गए और उसे लिखने से पहले अच्छी तरह से चर्चा हुई कि क्या यह जरूरी है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा के बारे में और थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि संविधान सभा पर कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने यहां पर इतना तो समझ लिया कि भारतीय संविधान के निर्माण में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। अब जिसने संविधान का निर्माण किया अर्थात संविधान सभा, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि भारत के संविधान के निर्माता कौन थे। प्रश्न तो ये आता है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने संविधान बनाया। भाई डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उन्होंने पूरा संविधान नहीं बनाया था। संविधान बनाने में जो योगदान है वो 299 लोगों का है, ठीक है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने क्या किया था, संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और फिर प्रारूप यानी कि जैसे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे मकान बनने जा रहा है तो मकान का नक्शा तैयार किया जाएगा, ठीक है, फिर पूरा मकान बनेगा, ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने क्या किया था, एक प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। कहा जा रहा है संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दी गई, बट मैंने यहां पर एक दो एडिशनल पॉइंट ऐड किए हैं, इनको आप नोट कर लेना। तो पहले बिंदु में कहा जा रहा है चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। अब देखो कई बार प्रश्न आता है कि भैया संविधान सभा किसे कहते हैं, ये है क्या संविधान सभा, कहां से आती है संविधान सभा, ठीक है। तो इसको थोड़ा गहराई समझिएगा। कहा जाए चुने गए जनप्रतिनिधियों, अब जिस तरह से हमारे विभिन्न राज्यों में सरकारें काम करती हैं, ठीक है। अब सरकार कहां से आई, तो सरकार बनने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया कि भैया अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया। जैसे कि केंद्र सरकार के लिए हम सांसदों का चुनाव करते हैं और राज्य सरकार के लिए हम विधायकों का चुनाव करते हैं। फिर ये सारे विधायक और सांसद मिलकर के सरकार का गठन करते हैं। ठीक इसी तरह से कुछ जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। जनप्रतिनिधि यानी कि जनता की तरफ से फैसले लेने वाले प्रतिनिधि, ठीक है। तो कुछ जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है और ये जनप्रतिनिधि मिलकर के एक सभा बनाते हैं। क्या है, इन जनप्रतिनिधियों की एक सभा होती है और ये सभा संविधान नामक एक दस्तावेज लिखने का काम करती है। जो सभा संविधान नामक दस्तावेज लिखने का काम करती है उसी को संविधान सभा कहा जाता है। अब यहां पर प्रश्न बनता है कि भैया अंग्रेजों के टाइम पर हमारे देश में संविधान सभा कैसे बनी, जनप्रतिनिधियों का चुनाव कैसे हुआ, तो इसको समझो। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। कब हुए थे, याद रखना, जुलाई 1946 में, ठीक है। डेट याद कर लीजिएगा, आप याद रखना, ठीक है। आगे, यह चुनाव कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत प्रांतीय विधायकों के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। कहने का अर्थ यहां पर यह है
हमारे देश में संविधान का निर्माण करने वाली जो संविधान सभा है, इसका चुनाव जुलाई 1946 में किया गया था, और वो भी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत। ठीक है, और इसके तहत जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, यानी प्रांतीय असेंबलियां जो हमारे देश में थी, इन असेंबलियों में जो सदस्य कार्य कर रहे थे भाई, उनका चुनाव तो देश के लोगों ने किया था। ठीक है, उनको भाई वयस्क, उसमें क्या है कि हमने अभी यहां पर आपको बताया कि भाई प्रांतीय असेंबलियां जो बनाई गई थी, इसमें बहुत कम लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया था, लेकिन जनता के द्वारा ही सदस्य चुने गए थे, जिन्होंने प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य बने थे। ठीक है, तो हमारे यहां पर जो प्रांतीय असेंबलियां ऑलरेडी बनी हुई थी, इन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों के द्वारा इन संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहा जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव तब होता जब जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों को चुनती। यहां पर जनता ने संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया, यहां पर संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किन्होंने किया है? जो प्रांतीय विधानसभाओं में कार्य कर रहे थे सदस्य, इन्होंने। ठीक है, और ये सदस्य कौन थे? ये सदस्य वही थे जिनका चुनाव जनता के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जनता ने जिनका चुनाव किया, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया, इसीलिए इसे हम अप्रत्यक्ष रूप से होने वाला चुनाव कहते हैं। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आगे कहा जा रहा है, इस संविधान सभा में कुल 389 यानी कि 389 सदस्य थे। कितने? जब 1946 में इस सभा का गठन किया गया था, ये सभा बनी थी, तब इसमें 389 यानी कि 389 सदस्य थे। इनमें से 292 सदस्य जो थे, ये प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, यानी कि प्रांतीय जो विधानसभाएं थी, यानी कि असेंबलियां थी, इनसे पूरे के पूरे 292 सदस्य चुने गए थे। 93 सदस्य भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी जो भारत में रियासतें थी, उनका प्रतिनिधित्व करने वाले भी कुछ सदस्य रखे गए, जो कि थे 93। ठीक है, याद रखना 292 ऐसे थे जो प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, यानी कि इनका चुनाव हुआ था। बाकी 93 जो हैं, ये भारतीय रियासतों से आए थे। इसके अलावा 4 सदस्य मुख्य आयुक्त क्षेत्र से आए थे। ठीक है, याद रखना। आगे कहा जा रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946, कब? 1946 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर 1946 में हुई थी। अब जो बैठक हुई थी, खास बात यहां पर यह कि हालांकि इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया था, अर्थात 211 सदस्य ही उपस्थित हुए थे। प्रश्न पूछा जाएगा, क्यों? ऐसा तो नहीं था कि बाकी लोग बीमार हो गए थे या बाकी लोग छुट्टी पर चले गए थे, भाई देश का इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो इसके अच्छा कहीं कहीं पर जो डेटा है 211 का, ठीक है, ये 207 भी आपको मिल जाएगा कुछ कुछ जगहों पर। ठीक है, लेकिन अधिकतर आपको 211 ही मिलता है, इसलिए 211 ही मानकर चलिएगा। ठीक है, अधिकतर जगहों पर, मैंने इसे बाद में रिसर्च इसके ऊपर की थी, तो 211 डेटा ज्यादातर जगहों पर मिलता है। ठीक है, अब जो बाकी लोग 389 होगा 89 389 में से 211 सदस्य तो उपस्थित हो गए, जो बाकी सदस्य उपस्थित नहीं हुए, उसके पीछे का कारण थी मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए, उनको मुस्लिमों का एकमात्र नेता माना जाए, या फिर उनको अलग देश दिया जाए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया था? इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। और इसके तत्काल बाद देखो, दिसंबर 1946 में बैठक हुई, ठीक है, और अगस्त 1947 में, कब? अगस्त 1947 में देश का विभाजन हुआ, तत्काल बाद, यानी कि 1 साल भी नहीं लगने दी। देश और संविधान सभा दोनों ही 2 हिस्सों में, यानी कि भारत और पाकिस्तान में बट गए थे। भारत अपना अलग और पाकिस्तान अपना अलग। जो संविधान सभा थी, ये भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। जो 389 यानी कि 389 सदस्य थे, इसमें से 90 सदस्य चले गए। कितने? 90 सदस्य चले गए, जो कि पाकिस्तान के थे। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान में जिन प्रांतों का विलय हुआ, ठीक है, उनके थे, तो वो 90 सदस्य जो थे यहां से चले गए। अब कितने रह गए? तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कुल 299 सदस्य बचे। ठीक है, जिन्होंने मिल करके भारतीय संविधान को लिखा। ठीक है, तो याद रखना, अब भारतीय संविधान सभा का इतिहास आपने समझ लिया, कहां से शुरुआत होती है, ठीक है, और कैसे इस संविधान सभा का गठन होता है, संविधान सभा किसे कहते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, जो 299 सदस्य थे, इन्होंने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा किया, यानी कि पूरा संविधान लिखा, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अब यहां पर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि भैया जब 26
नवंबर को बनकर के तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? इसके पीछे के कारण क्या हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे इस दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग पॉइंट हो गया। आई होप, उम्मीद करता हूं कि यहां पर जो भी बिंदु दिए गए इन्हें आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आगे कहा जा रहा है, इस संविधान सभा द्वारा 7 दशकों से भी पहले बनाए गए संविधान को हम क्यों मानते हैं? अगर प्रेजेंट टाइम को देखा जाए, ठीक है, तो 1947 कहां और कहां 2025, कितना लंबा समय हो गया। तो भैया ऐसा आखिरकार क्यों है कि इस सभा के द्वारा जो संविधान बनाया गया वो 7 दशक यानी कि 70 से भी 75 साल से ज्यादा हो गया समय है। ठीक है, और आज भी हम इस संविधान को मान रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? हमने नया संविधान क्यों नहीं बनाया? ठीक है भाई, अब तो बहुत लंबा समय हो गया, 50 सालों में तो भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। ठीक है, और अब तो 75 76 77 साल होने जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा कारण क्या है? तो इसके लिए पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। क्लास 8 के एनसीईआरटी में हम एक कारण पर जिक्र कर चुके हैं। आपको बताया गया था कि संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचार को ही व्यक्त नहीं करता। ऐसा नहीं कि जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने अपनी मन मर्जी के मुताबिक संविधान को बना लिया, केवल उनके विचार ही नहीं है इसमें, यह अपने समय के व्याप्त सहमतियों को व्यक्त करता है। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे उन्होंने इसके ऊपर जमकर के चर्चा की, और इसके बाद हर व्यक्ति की सहमति के बाद ही संविधान सभा में विभिन्न कानूनों को, विभिन्न बातों को दर्ज किया गया था। क्या है यह? अपने समय की व्यापक सहमतियों, व्यक्त ने व्यापक सहमतियों, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग सहमत होते थे किसी भी बात पर तब ही उसे संविधान में लिखा जाता था। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूह या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। लेकिन हमारे यहां पर क्या था? हमारे यहां पर जो भी चीज बातें संविधान में लिखी गई उनके ऊपर हमारे देश के एक बहुत बड़ी आबादी जो थी वो सहमत थी, बहुत सारे लोग सहमत थे। ठीक है, कई देशों में संविधान केवल कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें नेपाल में दोबारा लिखना पड़ा। ठीक है, पाकिस्तान में कागज के टुकड़े की तरह देखा जाता है क्योंकि वहां पर तो आर्मी ही रूल कर रही है। चाइना में वहां पर भी मतलब आपको लोकतंत्र नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कई देशों में ऐसा है कि संविधान को केवल कागज का टुकड़ा माना जाता है। ठीक है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता कई देशों में, पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। अभी तक अपने सामाजिक समूहों ने अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए। किसी एक दो नहीं, अनेक सामाजिक समूह ऐसे हैं जिन्होंने संविधान के कुछ प्रावधानों पर प्रश्न उठाए, जैसे कि आरक्षण के ऊपर बार बार सवाल उठाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से अन्य भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर सवाल उठाए गए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ने संविधान को ही गलत बता दिया, संविधान की वैधता पर सवाल उठाया हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ। हां, संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं कुछ प्रावधानों पर तो सवाल उठाए गए कि भाई ये प्रावधान संविधान में नहीं होना चाहिए या इस प्रावधान में बदलाव होना चाहिए। ठीक है, लेकिन संविधान की वैधता पर कि संविधान होना ही नहीं चाहिए या ये संविधान ही खराब है, ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने भी नहीं उठाया। ठीक है, आगे ये हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। कहते ना भाई कि भाई किसी व्यक्ति के केवल एक गुण के ऊपर आप चर्चा कर रहे हो, ठीक है, और उस पूरे व्यक्ति को जस का तस आप स्वीकार कर रहे हो, और कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके एक भी गुण पर आपको भरोसा नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें हैं, हमारे देश में जो व्यक्ति है, जो संविधान है, उसके एक दो गुणों पर कभी कभी प्रश्न उठा दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि उस व्यक्ति को सोना ज्यादा पसंद है, ठीक है, तो कहते हैं भाई तुम सोते बहुत हो, या उसे आलस बहुत आता है तो आलस बहुत करते हो, या बात जल्दी नहीं सुनता तो बात जल्दी नहीं सुनते हो। लेकिन कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर तमाम बुराइयां, वो नशा भी करता है, गांजा भी फूंकता है, इसके अलावा बात भी नहीं बांधता है, लोगों को विभिन्न प्रकार की छूट दे रखी है। ठीक है, तो उसके ऊपर तो समय समय पर सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, मनमानी करता है, लोगों को डराता धमकाता है, तो उसके ऊपर तो भाई कई बार कार्रवाई भी होगी और सवाल भी उठाए जाएंगे कि इस व्यक्ति को होने नहीं चाहिए, फांसी पर लटका दो, उम्र कैद दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, लेकिन हमारा संविधान क्या है? असाधारण है, इसके ऊपर आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले बिंदु में कहा जा रहा है संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। ऐसा नहीं कि जो संविधान सभा है इसे हमने कहीं से हायर किया था।
ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि भैया हमारे यहाँ पर आदि पुरुष मूवी बनाई जा रही है और आदि पुरुष मूवी में जो वीएफएक्स है वो कोई और देश के लोग बना रहे हैं। ठीक है, अब जो गांधी जी सॉरी हनुमान जी बनाए जा रहे हैं उन्हें किंग कॉन्ग बना दिया गया, उन्हें हॉलीवुड से उठा लिया गया। ठीक है, फाइटिंग है वो कहीं से उठाई जा रही है। तो भाई रामायण से अगर आप रामायण को बनाओगे तो वो स्वीकार की जाएगी। जैसा कि भारत में संविधान सभा में के जो सदस्य थे वो भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, तो भैया यहाँ पर इसे एक्सेप्ट किया गया। लेकिन अगर संविधान सभा के जो लोग हैं ये अंग्रेजों को ही देखते, ठीक है, और उनके हिसाब से सब कुछ बनाते, तो क्या स्वीकार किया जाता? नहीं स्वीकार किया जाता। ठीक है, ये संविधान असाधारण इसलिए है क्योंकि संविधान सभा में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, यानी कि भारत के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य कर रहे थे। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था। हाँ, यानी कि मतलब सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब प्रांतीय असेंबलियों का गठन किया गया था, इसमें लोगों का चुनाव हो रहा था, तो सबको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। भाई कुछ लोग जिन्होंने प्रांतीय असेंबलियों में कार्य करने वाले सदस्यों का चुनाव किया था, उन्हीं लोगों ने जो है तो इस सभा के सदस्यों का चुनाव किया। ठीक है, अगर उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता तो देश का प्रत्येक नागरिक जो प्रांतीय असेंबलियां थी उनके प्रतिनिधियों का चुनाव करता और फिर ये संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते, और इस तरह से अगर देखा जाए तो देश के प्रत्येक नागरिक की इसमें भागीदारी होती। लेकिन चूंकि उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए देश के प्रत्येक नागरिक का इसमें योगदान नहीं, मतलब कह सकते हैं कि भाई संविधान सभा का जो चुनाव है वो उसमें देश के प्रत्येक नागरिक ने प्रत्यक्ष ढंग से अपनी हिस्सेदारी नहीं कर पाए क्योंकि मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, इसका चुनाव मुख्य रूप से प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने किया था, और प्रांतीय असेंबलियों के जो सदस्य हैं इनको देश के कुछ लोगों ने चुनाव करके बिठाया था क्योंकि उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था ही नहीं। ठीक है, इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्र का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया। देखो दो बातें हैं यहां पर। पहली बात तो यह कि भाई उस समय सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। ठीक है, अगर होता, ठीक है, और इनका जो मतलब प्रांतीय सॉरी संविधान सभा का गठन संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव अगर जनता के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग के माध्यम से करवाया जाता, ठीक है, तो भाई एक अलग तरह का फैक्टर निकल के आता। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि भाई भारत के प्रत्येक इलाके में प्रांतीय असेंबलियां बनाई जा चुकी थी। ठीक है, और उस प्रत्येक इलाके से जो प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य थे वो क्या कर रहे थे? जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने इस संविधान सभा के सदस्यों का गठन किया। ठीक है, तो एक तो बात ये होगी कि भाई सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, इससे देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से इस संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन प्रांतीय असेंबलियों के जो सदस्य थे इनका चुनाव देश के लोगों ने ही किया था। ठीक है, देश के सभी भौगोलिक क्षेत्र से आते थे। ठीक है, अब चूंकि देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों से आ रहे थे ये प्रांतीय असेंबलियों के सदस्य, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया। ठीक है, कि भाई नेपाल मतलब भारत के दक्षिण भारत से भी आ रहे, उत्तर भारत से भी आ रहे, पूर्वी भारत से भी आ रहे और पश्चिमी भारत से भी आ रहे, हर इलाके से आ रहे थे। ठीक है, इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। अब चूंकि राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई ही कांग्रेस के सदस्य कर रहे थे, इसलिए इनको ही प्रांतीय असेंबलियों में ज्यादातर चुना जाता था। ठीक है, इसलिए जब यह संविधान सभा का गठन किया गया उसमें भी ज्यादातर कांग्रेस के ही सदस्य हमें देखने को मिले, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। अब जैसा आज के टाइम पर अगर देखा जाए, अब देखो कुछ लोग राजनीति को इससे अलग रखना चाहते हैं, बट राजनीति को राजनीति से जोड़ना ही पड़ता है हमें। अब जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो भाई जो केंद्र सरकार है इसमें जब तक मोदी जी बैठे हैं तब तक मोदी जी के किसी भी सांसद को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, करते ही नहीं कोई है, उसको मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहे हैं। ठीक है भाई, 5 साल में एक बार मोदी जी आते हैं, हाथ हिलाते और लोग मोदी जी के नाम पर वोट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहां पर अगर जितने भी सांसद हैं वो सभी अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी योग्यता लगाकर काम करें, ठीक है, और मोदी जी के कार्य को और आगे बढ़ाएं, या फिर हम यूं कहें कि भाई हर व्यक्ति अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़े तो बात अलग हो जाए। ठीक है, उस समय क्या था, कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के जो सदस्य थे वो कांग्रेस के अंधभक्त नहीं थे। आज के टाइम पर क्या है कि बीजेपी में जितने भी सांसद हैं, ठीक है, जो केंद्र सरकार के साथ काम करते हैं, ठीक है, ये मोदी जी के अंधभक्त बने बैठे। मोदी जी ने कह दिया कि ऐसा है तो है, बाकी इनको कोई मतलब नहीं है। ये गलत है, सही है, मैं इस पर अपना निर्णय नहीं दूंगा, बट ऐसा है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, आप सहमत हो या नहीं हो बताना कमेंट बॉक्स में। पहले क्या था कि भाई कांग्रेस के अंदर जो लोग थे
थे वो कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे, ठीक है। वो इस बात से मतलब नहीं रखे थे कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है, वो अपनी विचारधारा लेकर चलते थे। उनको अपनी स्वयं की पहचान, स्वयं की खुददारी पर भरोसा था, ठीक है। अब आगे कहा जा रहा है सभा में कई सदस्य ऐसे भी थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़े थे क्योंकि देश को आजाद करवाना था, ठीक है। अब देश की मजबूती के लिए, ठीक है, देश को एक मजबूत नेता मिले, इसके लिए आप कांग्रेस बीजेपी के साथ जुड़े हैं, मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट अपनी विचारधारा को भी तो लेकर चलना चाहिए। मैं देखता हूं एक दो तो मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि काम करते हैं, बाकी लगभग 90% आपको ऐसे सांसद मिलेंगे जो मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं और बैठ के आराम से 5 साल तक मौज करते हैं, ठीक है। ऐसा होता ही नहीं होता, बताना कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे, क्योंकि भाई कांग्रेस में हर धर्म, हर जाति, हर समूह, हर पेशे के लोग थे, इसलिए यहां पर भी जो संविधान सभा का गठन किया गया इसमें हर तरह के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौमिक वैश्विकताधिकार के जरिए होता तब भी इसका स्वरूप कुछ इसी तरह का होता, ठीक है। अगर मान लो कि हम बात कर लेते हैं कि हाँ सार्वभौमिक वैश्विकताधिकार की से हम संविधान सभा का गठन करें, तब भी इसी तरह का होता, तब भी हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर पेशे के लोग आते और ऐसे भी आए, ठीक है। तो इसमें कोई अंतर हम नहीं कह सकते, ठीक है। बस ये हमारे लिए एक पॉइंट बन गया है कि भाई पहले संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो इस तरह से हुआ था, ठीक है। अगले बिंदु में कहा जा रहा है और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। जिस तरह से काम किया, आप कैसे काम किया इसको भी समझो। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सर्वसम्मति बनाने, क्या कहा जा रहा है समझना, संविधान सभा का जो काम था वो सबसे पहले तो व्यवस्थित था, यानी कि एक व्यवस्था के जरिए पूरा काम हो रहा था। दूसरा खुला था, यानी कि हर बात ओपनली की जाती थी, कोई भी गुप चुप वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरा सर्वसम्मति, जब सभी की सम्मति होती थी तभी किसी प्रावधान को जोड़ा जाता था। आगे सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। कुछ बुनियादी सिद्धांत तय कर लिए सबसे पहले कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर उस पर सबकी सहमति बनाई गई कि हाँ भाई हर व्यक्ति सहमत है या नहीं, ठीक है। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। क्या हुआ याद रखना, पहले स्टेप में क्या हुआ कि भैया कुछ बुनियादी सिद्धांत तय कर लिए कि हाँ हमारा देश इस तरह का होना चाहिए, इस तरह की शासन व्यवस्था होगी, इस तरह के नियम होंगे, इस तरह से योजनाएं लागू की जाए, हर क्षेत्र में कुछ बुनियादी सिद्धांत बनाए गए और सबकी उसके ऊपर सहमति बनवा ली गई, ठीक है। इसके बाद क्या किया, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष यानी कि एक चार्ट, एक प्रकार का हम कह सकते हैं ढीला ढाला सांचा तैयार किया गया, एक मैप तरीके से बनाया गया, ठीक है। एक हम मैप तरीके से कह सकते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या किया, प्रारूप संविधान बनाया, ठीक है, कि हाँ भाई संविधान जब बनकर तैयार होगा तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं जब भी एक तरह का प्रोटोटाइप आप कह सकते हो, संविधान का प्रोटोटाइप बनाया गया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में चर्चा हुई। जब प्रारूप संविधान बनकर तैयार हो गया तो इस संविधान में दिए गए प्रत्येक प्रावधान पर क्या कहा जा रहा है, प्रत्येक धारा पर कई कई दौर में, एक बार नहीं, आज भी हो रही, कल भी हो रही, 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार, मतलब कई दिनों तक हर व्यक्ति उसके ऊपर बोल रहा है और कई कई दौर में चर्चा हुई, कई बार, ठीक है। ऐसा नहीं एक बार चर्चा हुई समाप्त हो गई, फिर से शुरू हो गई, तीसरे व्यक्ति ने आकर कुछ और कह दिया तो फिर से शुरू हो गई, बार बार चर्चा हुई। 2000 से ज्यादा संशोधन पर विचार हुए, ठीक है। 2000 संशोधन समझ रहे हो आप, बहुत होते हैं। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। 114 दिन तक चर्चा हो रही है, आप जरा सोचो कितने, 3 सालों तक, ठीक है। और चर्चा के बाद उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, ठीक है। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया। ऐसा नहीं कि मतलब जो बात कहेगी हाँ ठीक है हम आपकी बात मान लेते, नहीं, व्यक्ति ने जो जो बातें कही हर शब्द तक, एक एक शब्द, हर प्रस्ताव और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। आज भी अगर आप उस बात को पढ़ना चाहते हो तो संभाल कर रखा गया है, आप उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया है। कितने, 12 मोटे मोटे खंड। जो व्यक्ति वकालत कर रहा है, ये संविधान को अच्छी तरह से समझना चाहता है, उसे ये 12 मोटे मोटे खंड में जो प्रकाशित किया गया है
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ठीक है, इन्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि वहां पर हर एक नेता ने अपना तर्क रखा है। आपको यह समझ में आएगा कि भाई किस नेता की कैसी विचारधारा थी, लोग क्या मानते थे, क्या समझते थे और कैसे क्यों किसी भी प्रावधान को जोड़ा गया, ठीक है। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है। जो बहस हुई, ठीक है, इस बहस के जो दस्तावेज हैं यानी जो रिकॉर्ड रखे गए हैं, इनका हम उपयोग करते हैं आज के टाइम पर संविधान की व्याख्या करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार या किसी भी कानून प्रावधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट भी जब भी किसी भी संविधान में दिए गए प्रावधान की व्याख्या करता है तो इन्हीं दस्तावेजों का उपयोग करता है, ठीक है। और हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर व्यक्ति को इसके बारे में पता भी होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। एंड हमारा जो आज का पार्ट है यहां तक कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में हम भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को समझेंगे, जहां पर जो लोगों के सपने थे, जिस तरह की इच्छाएं थी, लोगों की विचारधारा थी, उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहां पर गांधी जी हो गए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए, नेहरू जी हो गए, इनके अलावा और भी कुछ हैं, उनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये मुख्य हैं इसलिए इनके बारे में दिया गया, ठीक है। फिर हमारे भारतीय संविधान का दर्शन कैसा है, बताया था ना आपको, दर्शन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। दर्शन कैसा है इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, उद्देशिका है, इसे आपको यहां पर बहुत गहराई से समझना है। इसमें दिया गया एक एक शब्द, हम भारत के लोग, तो हमने इसका अर्थ रखा हम भारत के लोग भारत को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, समाजवादी का मतलब क्या है, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब क्या है, हर एक शब्द के अर्थ को बहुत गहराई से यहां पर आपको बताया जाएगा, जो कि हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। फिर प्रमुख व्यक्ति, इनके विषय में भी हम अगले पार्ट में ही पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हमने भारतीय संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। आगे चल करके क्लास 11th में आई थिंक इसके विषय में आपको और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हम जो भी क्लासेस की इंफॉर्मेशन रहती है और काफी सारे पीडीएफ भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक प्रोवाइड कर दी है। अभी के भी हमारे दृढ़ संकल्प ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। ऐप पर आपको एनसीईआरटी के नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड कंप्लीट कोर्सेस, तीनों ही चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो भी परचेस करना है ऐप पर परचेस कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। एंड अभी तक हम जो क्लासेस प्रोवाइड कर चुके हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की, उन सभी की प्लेलिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। पिछले वीडियो में कमेंट आ रहा था कि सर प्लेलिस्ट बना दीजिएगा, आप पहले देखा करो, ठीक है। मैं पहले प्लेलिस्ट बनाता हूं, बाद में क्लासेस देता हूं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, हिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी की भी, पॉलिटी की भी। और अब क्लासेस बहुत फास्ट होने वाली है क्योंकि काफी समय जा चुका है, ठीक है। तो जितनी क्लासेस आपने अभी तक नहीं ली हैं उनको कंप्लीट करो एंड प्रिपेयर रहो आगे आने वाली क्लासेस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।